हेलो फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक नियुक्ति के अपडेट को लेकर फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूं। और जैसा कि कल आप लोगों ने देखा था, मेरे वॉइस क्लियर नहीं थे और चूँकि टेक्निकल कारण से आपको बहुत सारे प्रश्नों का जवाब नहीं मिल पाया था। दूसरी बात है कि बहुत सारे कन्फ्यूजन सभी अभ्यर्थियों में है और कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी जो है बहुत सारे र्यूमर्स फैला के रखे हैं, जिसमें कि डाउट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, लोगों में इतने ज़्यादा पैनिक माहौल बन गया है, जिसको लेकर मुझे आना पड़ा और आप लोगों के सामने लाइव होकर बताना पड़ रहा है कि क्या परिस्थिति है, किस तरह से होगा। क्योंकि इतने सारे डाउट्स, इतने गलतफहमियां कहेंगे उसको, ऐसी गलतफहमियां हैं जो बिल्कुल ही नहीं है और आप लोगों ने उसको पाल रखा है या मान रखा है, या आपके हजारों कमेंट्स इस तरह के आए हैं जिसमें कि ऐसा लग रहा है कि या तो आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं और पैनिक हो रहे हैं। कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए हैं कि जैसे मैंने किसी को सबको भोज में बुला लिया और अंत में जो है एक आदमी को सीट मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है। आपको जो डिटेल्स ऑर्डर निकलने थे वो भी निकल चुका है, उस ऑर्डर्स के साथ भी मैं आ चुका हूं और ऑर्डर्स के हर एक बिंदु जो है उस पर हम पहले बात कर लेंगे। उससे मुझे लगता है कि मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जो बचेगा उसके बारे में हम बात करेंगे, जो आप ऑफिशियली चाहते थे कि वो नोटिफिकेशन हो। ऑफिशियली नोटिफिकेशन आज निकल चुका है, जिसको लेकर हम आपको बताएंगे। और मेरे लाइव आने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यह है कि जो आपके डाउट्स हैं या कुछ दूसरे ग्रुप्स द्वारा या कुछ ऐसे लोगों द्वारा जो डाउट्स को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या इस तरह से माहौल बना रहे हैं जिससे पैनिक हो रहा है, जिसको लेकर आप लोगों के को ज़्यादा ईजी करने के लिए और सही जानकारी देने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूं। और जितने कमेंट्स कल आए थे उसको भी मैंने देखा है, कमेंट्स के आधार पर जो डाउट्स है उसको भी क्लियर हम कर देंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि 90% आपके डाउट्स जो है वो आज के ऑफिशियल जो ऑर्डर्स हुए हैं उससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो अधिसूचना आई है उसको आप देख लीजिए। ये तो आपको पता ही होगा कि पहले हम लोगों ने डेट जो है वो 5, 7 और 12 रखा था, लेकिन जब आप लोगों ने ही रिक्वेस्ट किया कि 1 से 5 और 6 से 8 को अलग किया जाए क्योंकि दोनों ही काउंसलिंग में आपको भाग लेना है, तो फिर से इसको जो है हम लोगों ने चेंज किया। और चेंज क्या किया वो आप देखने की कोशिश करिएगा कि पहले हम लोगों ने जो डेट रखा था वो ये था और ये था। लेकिन बाद में हमने क्या किया कि आपके 1 से 5 के लिए अलग से फिर हम लोगों ने, जैसे सपोज डेट की नगर निकाय का चल रहा है तो इसके लिए हम लोगों ने ये आपका एक डेट ऐड किया है, एक डेट ए ऐड किया है और 12 को पंचायत का होगा। तो मुझे लगता है कि आप क्लियर हो गए हैं डेट के लेके। 5 और 6 नगर निकाय का, प्रखंड नियोजन इकाई 7 और 8 और पंचायत का 12 को। और कहाँ पे होगा? सभी जिला मुख्यालय पे होंगे। पंचायत का केवल जो है प्रखंड मुख्यालय लेवल पे होगा। और ये भी आप लोगों का सजेशन था कि कैंप मोड में हो, ओपन कैंप मोड में हो, सबको मौका मिले और नियोजन इस तरह से हो कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं उनको इसमें समावेश किया जा सके। और कैंप मोड में होने से जिस तरह की जो प्रॉब्लम्स, परेशानी झेलनी पड़ती थी उसको दूर किया जा सकता है। बहुत सारी जो कठिनाइयाँ, कोई डिमांड, बहुत सारी जो आपके साथ झेलना पड़ता था वो सब को दूर करने के लिए कैंप मोड में इसको लाया गया है। आगे चलेंगे और देखेंगे एक एक करके कि किस तरह से हमने इसमें कई चीज़ों को रखा है। जैसे कई ऐसे पंचायत हैं जो कि नगर परिषद या नगर पंचायत में समाविष्ट हो गए हैं। ऐसे 306 पंचायत हैं जो नगर पंचायत या नगर परिषद में शामिल हो गए, नोटिफिकेशन हो गया। तो उन पंचायतों का क्या हो गया? तो उसके लिए हम लोगों ने कहा है कि आपको 9/7/21 तक सभी अभिलेख जो है वो उपलब्ध हो जाएगा, करवा दिया जाएगा संबंधित नगर निकाय के पास। और इसका हम लोग काउंसलिंग कब करेंगे? तो इसका काउंसलिंग करेंगे 2nd फेज में। तो ये रही आपकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आगे हम चलेंगे सेकेंड पार्ट की तरफ कि आपको अपने काउंसलिंग के टाइम में एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड लाना होगा। स्पेशली जो अगर आप लाना चाहते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेट लेके आना है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जो है आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी आप अपना एक परिचय पत्र लेके आएंगे। क्यों
क्योंकि जब आपने 10th किया 10+2 किया तब आपके फेस जो है बदल गए होंगे, उस समय के पिक्चर्स जो है क्लियर नहीं हो पाएगा कि कौन से कैंडिडेट्स आया है। तो ये चेंज किया गया है, ये आपको लेके आना है। और सभी जानकारियां जो है वो NIC के वेबसाइट पे अपलोड है, कहाँ पे होना है सब कुछ अवेलेबल है। और इस PDF फाइल के लास्ट में आपको बताएंगे किस लिंक पे जाने पे आपको पता चलेगा कि किस दिन किस नियोजन इकाई में काउंसलिंग होनी है और कौन सा स्थल है। तो ये आपको लास्ट में हम बताएंगे। तो ये काउंसलिंग की पूरी जानकारी जो है वो NIC पे दी गई है। सबसे ज़्यादा डाउट्स जो है वो है आपके सर्टिफिकेट को लेकर। तो पहले सर्टिफिकेट्स के डाउट को हम क्लियर करना शुरू करेंगे ताकि आप क्लियर हो ले कि सर्टिफिकेट्स में क्या डाउट्स है, आपको सर्टिफिकेट्स में लगना क्या है। तो आपको 10th का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट 10+2 का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, लेकिन जहां पे स्नातक के आधार पर आपकी नियुक्ति होनी है उसी के लिए प्रशिक्षण का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, शिक्षक पात्रता यानी कि टेट, सीटेट हो, बीटेट हो, उसका आपका अंक पत्र, प्रमाण पत्र, और ये DLED और BEd का। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र, जो भी श्रेणी में है, जो भी कास्ट के हैं उनको जाति प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा। और जो आवासीय प्रमाण पत्र है, सपोज डेट कि आप BC में है, SC ST में है, कहीं भी हो, कोई भी अगर रिजर्वेशन का लाभ लेना है तो आपको आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य है। ये देखिए, जो पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति के हैं उनके लिए आय प्रमाण पत्र जरूरी है, क्योंकि नॉन क्रीमी लेयर का होना जरूरी है। स्वतंत्रता सेनानी जिन पर लागू होता है उनके प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जिन पर लागू होता है उनके लिए। फिर आप देखेंगे EWS से संबंधित जिन पर लागू होता है। अब मैटर यह आता है कि आप लोगों के पास सर्टिफिकेट सब आपके पास है, लेकिन ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपके मैट्रिक के नहीं हो सकते हैं, 10+2 के नहीं हो सकते हैं, हो सकता है ग्रेजुएशन में आपने अप्लाई किया है, यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिल रहा है। उस प्रॉब्लम का समाधान यह है कि आप लोगों को मूल अंक पत्र अनिवार्य है, और जहां पे आपको मूल प्रमाण पत्र नहीं है वहां पे प्रोविजनल, ये देखिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट को हमने मान्य कर दिया है। मुझे लगता है कि इससे आपका क्लियर हो गया होगा। BTET में समान कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 7%, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और समान कोटि की महिलाओं के लिए 55%, SC ST अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और दिव्यांग कोटि के लिए 50%। ये आप लोग पहले से जानते हैं कि ये है। अब मैटर ये आता है कि ये 50% यानी कि BTET में जो सुविधा दी गई है वही CTET में भी लागू होगा। SC ST 50+, और जहां भी कैटेगरी BC EBC या फिर जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं उनके लिए 55 और जनरल कैटेगरी के 60, ये आपको पता है। अब एक कंफ्यूजन आप लोगों के सामने था कि 82 वाले को 2 मार्क्स का जो वेटेज है वो मिलेगा कि नहीं। तो 22 या उससे कम वाले को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 54% समथिंग होता है। 55 से ऊपर ही, 55 से 70 तक 2% का वेटेज है, 2, 4, 6 और 10 का वेटेज है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि 82 या 82 से कम वाले जो भी है उनको नहीं मिलेगा। CTET और BTET दोनों में 150 मार्क्स का एग्जाम लिया जाता है। तो मुझे लगता है आप यहाँ पे बिल्कुल ही क्लियर हो गए होंगे। दूसरा यह है कि आपका जब काउंसलिंग के दरमियान आप सिलेक्ट कर लिए जाएंगे तो बहुत सारा क्वेश्चंस आया कि मेरे सर्टिफिकेट ले लिए जाएंगे, मैं क्या करूंगा, सर्टिफिकेट ले लिए जाएंगे, मैं क्या करूंगा, कौन कौन सा सर्टिफिकेट लिया जाएगा। हम थोड़ी सी सुविधा देते हुए विभाग ने ऐसा सोचा कि अब सर्टिफिकेट जो है हम लोग केवल टेट का सर्टिफिकेट यानी BTET और CTET का लेंगे, और साथ में BEd और DLED का ही ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेंगे, और बाकी सर्टिफिकेट जो है आपको लौटा दिया जाएगा।
अब मैटर यह है कि क्या आप जब आएंगे काउंसलिंग के लिए तो क्या उसी समय आपके सर्टिफिकेट ले लिए जाएंगे और 4 बजे तक वेट कराए जाएंगे? नहीं, पहले हम जो मेरिट लिस्ट बने हैं उसके हिसाब से क्रमबद्ध रूप से बुलाएंगे 50 को। उसमें से जो भी कैटेगरी से सीट भरता जाएगा उसको टिक करते जाएंगे, नाम लिखते जाएंगे और सीट फुल होता जाएगा। वेट नहीं किया जाएगा 4 बजे तक का। 4 बजे तक का वेट कैसे करेंगे? तो जब हम 4 बजे तक राउंड राउंड घुमा रहे हैं और सीट खाली रहेगा तभी तक हम लोग वहां जाएंगे। सपोज डेट किसी नियोजन इकाई में गए और 2 सीट है और पहला जो मेरिट से आ रहा है वही आया और उसने कहा कि देखिए मैं फर्स्ट और सेकंड हूं और आप दोनों का सीट भर गया, जनरल कैटेगरी का था सीट और फिर फिल हो गया। समझ जाइए कि वो 5 मिनट में काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि 2 सीट थी, पहले टॉप जो 2 थे वो आ चुके थे। दूसरी बात है, आपको लगेगा कि कई जगह जो मेरिट लिस्ट बने हैं उसमें टॉप कोई है, मेरा तो 5वें पोजीशन पे है, मेरा तो 50 पोजीशन पे चला गया, जबकि मेरा कहीं और पोजीशन होना चाहिए। इसके लिए बिल्कुल ही बगल में काउंसलिंग सेंटर के बगल में बनाए जाएंगे हेल्प डेस्क सेंटर, जहां आप अपनी आपत्ति रखेंगे और एट ए टाइम आपकी आपत्ति का निराकरण करते हुए काउंसलिंग सेंटर पे जो अधिकारी होंगे वो आपको लेके जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपकी जो डाउट्स है कि सर्टिफिकेट रख लिया जाएगा और तमाम तरह की चीज़ें, वो नहीं होने वाली है। सर्टिफिकेट में आपको टेट का और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी कि DLED BEd रख लिया जाएगा और वो दोनों सर्टिफिकेट रखने का मतलब है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है प्रोविजनली। लेकिन जब तक आपका सर्टिफिकेट चेक नहीं होगा, बाकी जो हमारे पास स्कैन होकर आएगा, तब तक आपकी जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो इशू नहीं किए जाएंगे। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि किस तरह से। दूसरी बात है कि जो लोग सीटेट पास हैं और जिनका 60 से कम है, तो डाउनलोडेड जो सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा, जिसमें कि डिस्क्वालीफाई भी लिखा हुआ है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। टेट जो है ये जमा कर लिया जाएगा, लेकिन लगता हो आपने अभी काउंसलिंग अभी कराया और आपको पता चला कि अमुक पंचायत में या अमुक ब्लॉक में हमारे होने की संभावना है, वहाँ कैंडिडेट नहीं है और यहाँ के बजाय वहाँ बेटर है, तो आप एट ए टाइम काउंसलिंग के बीच से भी अपने सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। बस एक घोषणा पत्र होगा जिसको कि आपको साइन करना होगा और आपके सर्टिफिकेट, जैसा कि आप देख रहे हैं, सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा, उसके उपरांत तो आपको वापस कर दिया जाएगा। 2 आपको जो है जीरोक्स कॉपी लाना है जिसपे कि आपका साइन होना चाहिए। और काउंसलिंग के बाद हमारे DO DPO द्वारा सभी सर्टिफिकेट जो है आपका जो आपसे लिया जाएगा, जो आपके साइन का होगा, 2 ओरिजिनल सर्टिफिकेट, बाकी का वो हमारे जो वेबसाइट है उस पर अपलोड करने की जिम्मेवारी हमारे DO DPO की होगी। वो उस पर अपलोड कर देंगे, फिर उस पर हम लोग चेक करना शुरू करेंगे। आपने देखा होगा कि वरीयता के अनुसार हम लोग जो है 50-50 को बुलाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई पीछे से आ जाएगा। मेधा का पूरा सम्मान होगा, जो सबसे ऊपर होंगे उनको सबसे पहले बुलाया जाएगा। अब आपकी समस्या है कि कैसे कैसे कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा, जिसको लेके आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। तो सबसे पहले पुकारा जाएगा अनारक्षित महिला पुरुष कोई भी। तो UR से स्टार्ट होते हुए अनारक्षित महिला कोटि, फिर पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला, पिछड़ा वर्ग महिला, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला, अनुसूचित जाति पुरुष महिला, अनुसूचित जाति महिला, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला, अनुसूचित जाति महिला, और फिर आरक्षित वर्ग की महिला, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग की दोनों, उसके बाद फिर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की महिला, और निःशक्त यानी कि दिव्यांग के होने की स्थिति में उनको। उसके बाद निःशक्त अभ्यर्थी को सर्वप्रथम नियोजन का अवसर इसलिए दिया जाएगा क्योंकि नियुक्ति के सापेक्ष का जो उनको रिजर्वेशन है वो मिलेगा। सर्वप्रथम यहाँ देखेंगे कि जहाँ पे निःशक्त है, निःशक्त अभ्यर्थी को सर्वप्रथम नियोजन का अवसर उनके उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष में देने का दायित्व संबंधित नियोजन इकाई का होगा। यानी कि अपने ही रिजर्वेशन या जनरल कैटेगरी में जनरल में जाएंगे, लेकिन चूंकि निःशक्त है तो उनको सर्वप्रथम मौका दिया जाएगा। इसके अलावा देखेंगे कि स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती, नानी नतनी है, नाती नतनी, उनके लिए काउंसलिंग का अवसर दिया जाएगा। लेकिन एक बात जो सबसे जरूरी है उसको आप लोग देख लीजिए। प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम लाउड स्पीकर से 3 बार पुकारा जाएगा। अगर वे उपस्थित नहीं होते हैं तो उसके बाद के क्रम के अभ्यर्थी को उसी लाउड स्पीकर से फिर बुलाया जाएगा।
इस दौरान यह वह अभ्यर्थी जिसका नाम पूर्व में पुकारा गया हो उपस्थित होकर नियोजन की प्रक्रिया में शामिल होना चाहेंगे। सपोज डैट कि इस दौरान वह अभ्यर्थी जिसका नाम पूर्व में पुकारा गया हो उपस्थित होकर नियोजन की प्रक्रिया में शामिल होना चाहेंगे तो उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। कब? जब लाउड स्पीकर पे 3 बार आपको पुकारा गया और फिर आप बाद में आते हैं, अब उस समय नहीं होते हैं, तो फिर इस स्थिति में क्या करेंगे कि आपका नाम पुकारा गया, आप नहीं थे, 1 घंटा बाद पहुंचे या दूसरे नियोजन इकाई से दूसरे नियोजन इकाई की तरफ मूव करने के बाद आप पहुंचे, तो फिर क्या करेंगे? आपको लगेगा कि अब क्या करना है, तो आपको वेट करना है और वेट करने के बाद फिर से टॉप से हमारा स्टार्ट होगा और टॉप में जब आपका नाम, अगर वो भी टॉप से तब बुलाया जाएगा जब हमारे यहाँ सीट खाली होगा, और सीट खाली होगा तो बुलाया जाएगा, तभी आपको फिर से मौका मिलेगा कि काउंसलिंग में आप शामिल हो सकते हैं। जैसा कि आप पढ़ के देख सकते हैं, वरीयता सूची से सभी अभ्यर्थियों को बुलाने के बाद यदि रिक्ति अवशेष रहती है और ऊपर की सूची में अंकित अभ्यर्थी जिसका नाम पुकारे होने पर उपस्थित रहे, वैसे छूटे अभ्यर्थियों को मेधा सूची के अनुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। काउंसलिंग तिथि को काउंसलिंग पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थियों की उपस्थिति पंजी को नियोजन इकाई द्वारा क्लोज कर दिया जाएगा, यानी कि उस समय क्लोज कर दिया जाएगा, जिसके जिला शिक्षा पदाधिकारी अथवा उनके प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा करते हुए कार्यालय का मोहर पंजी मुहर भी उस पर लगा दिया जाएगा। टाइमिंग जो है वो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कितने से कितने बजे का टाइम रखा गया है? तो टाइम जो है आपका 11:30 से 4:30 बजे तक का है। 11:30 से स्टार्ट होगा, 4:30 बजे तक चलेगा। अब लगेगा कि 4:30 बजे तक क्यों चलेगा? 11:30 बजे स्टार्ट होता है, 50 लोगों को बुलाया जाता है, सीट है 100, तो उसमें से पहले राउंड में से 3-4 टर्नअप हुए, उसके बाद फिर नेक्स्ट को बुलाया जाएगा, नेक्स्ट को बुलाया जाएगा, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि पूरा सीट नहीं भर जाता है। और 4:30 बजे कोई कैंडिडेट्स नहीं है और उस नियोजन इकाई के पास फिर भी 2 सीट किसी भी रिजर्व कैटेगरी कहीं भी खाली रह गया, तो 4:30 बजे के बाद उस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाना है। और जैसे ही आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं, पुकारा गया और काउंसलिंग के लिए गए, आपके सारे कागजात प्रॉपर मिल गए हैं, आपके मूल आवेदन के साथ मैच कर गए हैं और आपका सर्टिफिकेट देख लिया गया कि ठीक है, उसको रख लिया गया, सर्टिफिकेट रख लिया गया और आपको टिक लगा दिया गया, उसी समय आप समझिए कि आपका चयन हो चुका है। यह नहीं मतलब है कि सभी का सर्टिफिकेट हमने जमा किया 4 बजे तक, जो आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन लोगों ने क्रिएट करके रखा है। 4 बजे तक सबका हम जमा कर लेंगे, कुछ नहीं ऐसा हमारे पास भेजा कि सर मान लेते हैं कि हम सिलेक्ट हो गए हैं पहले और कोई जो है पीछे से 2 बजे आया और मेरे से आगे वाला मेरिट वाला था, हम तो बैठे रह गए, उसका हो गया। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो आपका सिलेक्शन हो गया है और उसके बाद में आता है कोई कैंडिडेट से उसका मेरिट हाई है, तो भी उसको नहीं लिया जाएगा। एक बार आप जब सिलेक्ट हो गए, मतलब सिलेक्ट हो गए, भले उससे अधिक मार्क्स वाले कोई आ जाते हैं, सो एट ए टाइम मेरिट के हिसाब से पुकारा जाएगा। अब रही बात मेरिट में अगर ऊपर नीचे है या परसेंटेज, नाम में एरर या कैटेगरी बदल दिया गया है, प्रत्येक नियोजन इकाई के साथ हमने व्यवस्था की है कि आप अपनी बात वहाँ रख दीजिएगा, तो आपको जो है कंसीडर करके प्रॉपर मिला लिया जाएगा आपके आवेदन मूल आवेदन पत्र से, और फिर मैच करा लिया जाएगा सर्टिफिकेट। जब लगेगा कि मैच हो गया है, नहीं बिल्कुल आपका जो बना था मेरिट उसमें गड़बड़ी थी, तो आपको इसको कंसीडर किया जाएगा। सपोज डैट कि आपने रिसिप्ट जमा किया था, रिसिप्ट खो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मेरिट में जहाँ क्रम में रहेंगे देख लीजिएगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी मेरिट लिस्ट जो है वहाँ के बॉल पे चिपका दिया जाएगा और नियोजन इकाई के पास भी होगा, तो अब बाहर भी डिस्प्ले होता रहेगा जहाँ से आप देख सकते हैं, यह निर्देश भी दिया गया है। तो आपको टाइमिंग का जो है आपको रखना है 6 बजे जो है चयनित अभ्यर्थियों का पूरी तरह से प्रकाशन कर दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि आपका चयन हो गया है। चूँकि चयन तो आपका सर्टिफिकेट लेने के साथ ही हो जाएगा, सभी सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड हो जाएंगे, यूजर आईडी और पासवर्ड जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे दिया गया है और हमारे द्वारा उसको चेक किया जाएगा। ये पूरी व्यवस्था रहेगी। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह भी कहा गया है कि काउंसलिंग का स्थल के निर्धारित इसकी सूचना नियोजन इकाई को दे देंगे ताकि नियोजन इकाई के समय पर सूची प्रकाशित कर सके, पूरी उसके स्थल के बारे में जानकारी हो सके। देन फिर हम देखेंगे कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने की पूरी व्यवस्था जो है की जा रही है, तो वो भी जो है होगी। कोविड-19 का प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा, रखा जाएगा। जो मैं हेल्प डेस्क की बात कर रहा था, ये पूरी की पूरी नियोजन इकाई वार हेल्प डेस्क सेंटर होगा।
तो जब नियोजन इकाई बार रहेगी तो भीड़ भी नहीं रहेगी, आपको किसी से एक्सेस करने के लिए बहुत भीड़ भाड़ नहीं है। नियोजन इकाई के साथ ही हेल्प डेस्क सेंटर प्रत्येक नियोजन इकाई के साथ है, तो कोई समस्या नहीं होगी। आप उनके सामने अपनी समस्या रखेंगे और फिर वो आपको नियोजन इकाई के पास ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक तरफ काउंसलिंग, दूसरी तरफ तू मैं, फिर आप वहाँ जाएंगे, आपको एंटरटेन नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमने व्यवस्था रखी है कि आपको हेल्प डेस्क सेंटर जो है इसमें पूरी तरह से आपकी हर चीज़ के लिए मदद करेगी। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो आप लोग सोचते होंगे कि मान लेते हैं कि जो आप जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का जो टाइम था जून का वो समाप्त हुआ, उसके बाद समिति बनाई गई और समिति के माध्यम से जैसे पंचायत देखेंगे, पंचायत परामर्श समिति, फिर उसके बाद जो है आप देखेंगे कि इसमें समिति बनाई गई है प्रखंड लेवल पे भी, उसमें अध्यक्ष संबंधित सदस्य उनको वहाँ पे उपस्थित होना है। लेकिन सपोज डैट कि वह नहीं आते हैं, जो परामर्शदात्री के सभापति हैं, आप जानते हैं कि परामर्शी समिति जो बनाई गई है उसमें मुखिया जी को ही उसमें बना दिया गया है सभापति, और मेंबर्स जो हैं उसके सदस्य हैं कार्यकारिणी। तो अगर वो नहीं आते हैं तो क्या होगा? अगर नहीं आते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि उनको डिम्ड कि वो उपस्थित थे, यह मानते हुए आगे की प्रक्रिया की जाएगी। इसलिए यह कहना कि वो नहीं आएंगे तो क्या होगा, या बाकी चीज़ें जो आप लोग बोलते रहते हैं, मैसेज करते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, डिमांड हो रहा है, फलना, ये फलना ढकना कुछ यहाँ पे नहीं चलने वाला है, ना होने वाला है। आएंगे ठीक है, नहीं आएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो है डिम्ड रूप से उनको उपस्थित मानते हुए काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और फिर सपोज डेट कि आपका पंचायत सचिव नहीं आता है, क्या होगा? अगर पंचायत सचिव नहीं आएगा तो फिर डीएम साहब द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो उनके पास भी ऑप्शन नहीं है कि वो उसमें से अनुपस्थित हो सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए प्रमाण पत्र सत्यापन के उपरांत ही जिला शिक्षा पदाधिकारी का संबंधित नियोजन इकाई को दी जाएगी। सत्यापन के पश्चात नियुक्ति पत्र निर्गत करने हेतु सूचना विभाग द्वारा अलग से निर्गत करने हेतु सूचना विभाग द्वारा अलग से दी जाएगी। सो आप समझ लें कि नियुक्ति पत्र जो है वो बिल्कुल चेक करने के बाद ही जो है आपको मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि काउंसलिंग स्थल पे नियोजन इकाई बार वीडियोग्राफी होगी, और वीडियोग्राफी समय और तिथि के अनुसार होगी, कब कितने बजे स्टार्ट हुआ, कितने बजे एंड हुआ। और नियोजन इकाई बार यानी कि एक नियोजन पे एक पूरा कैमरा कंटिन्यू उसको वॉच करेगा, आपस की बात, अफसर की बात, कैंडिडेट्स की बात, सभी कुछ उसमें कैद होता रहेगा। फिर क्या होगा, ओवरऑल पूरे प्रीमाइसिस के लिए भी अलग से रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो चलती रहेगी। और वो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो डीएम साहब, एसपी साहब के चैम्बर में भी लाइव स्ट्रीमिंग होगा, मेरे साथ भी वो शेयर किया रहेगा। 38 के 38 जिले हमारे नज़र में रहेगा, हमारे माननीय मंत्री जी और एसीएस सर उसको देखते रहेंगे, और जो भी देखना चाहते हैं ऊपरी लेवल पे वो सब इसके माध्यम से देख पाएंगे। उसका लाइव सब कुछ हमारे पास होगा। डीआईओ के माध्यम से ये पूरी प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी। ये तो ठीक है, वो पर्याप्त बल में पुलिस बल वगैरह व्यवस्था की रहेगी, इसमें तो कोई आप लोगों को कोई है नहीं। दंडाधिकारी रहेंगे, वहाँ पे मजिस्ट्रेट रहेंगे, तमाम व्यवस्था जो है वो डीएम एसपी के द्वारा की जाएगी। आपके लिए जो ज़रूरी चीज़ है कि आपको अगर कुछ कहना है तो ये हमारा कंट्रोल रूम नंबर है, जिसपे कि आप हमें कॉल करके कह सकते हैं। आपके जो ग्रीवांसेज है वहाँ रजिस्टर किया जाएगा। न केवल ये हमारे स्टेट के लेवल पे होगा, डिस्ट्रिक्ट में भी एक कंट्रोल रूम स्थापित करने का निर्देश दिया गया है, वहाँ पे आप अपना प्रॉब्लम जो है वो कह सकते हैं। तो ये है। और ये सबसे लास्ट में जो है आप देख रहे हैं, ये आपके लिए आप देख लीजिए, ये पूरा का पूरा जो लिंक है, ये लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे ये लिंक को अगर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा का पूरा कब कहाँ होना है काउंसलिंग, उसकी डिटेल्स इस पे मिलेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो ये डिस्क्रिप्शन में चला जाएगा, आप इसको देख सकते हैं।
तो ये रही पूरी की पूरी हमारी जो है डिटेल्स गाइडलाइन, जिसको कि हमने आपको डिटेल्स में बतलाया। मुझे लगता है कि बहुत सारे आपके जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे, प्रॉब्लम्स था, वो दूर हो गया होगा और कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। उसके बावजूद जो बहुत सारा कन्फ्यूजन आपका है, सर्टिफिकेट रख लिया जाएगा, क्या होगा, ये सब आपकी समस्या दूर हो गई। सर्टिफिकेट में सभी सर्टिफिकेट क्यों नहीं रखा जा रहा है? हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट्स को कुछ इंटरव्यू देना है, कहीं और अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, तो उनका ये फ्यूचर जो है वो ख़राब नहीं हो, उनको अपॉर्चुनिटी से महरूम ना हो, इसीलिए व्यवस्था की गई है कि आपके सर्टिफिकेट का 2 पार्ट, टेट और डीएलएड या बीएड, यानी प्रशैक्षणिक और पात्रता परीक्षा के सर्टिफिकेट रखे जाएंगे। इसके अलावा कोई सर्टिफिकेट नहीं रखा जाएगा, बाकी लौटा दिए जाएंगे। लेकिन हाँ, एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो दूसरे जगह अगर आप काउंसलिंग की कोशिश करते हैं स्कैन पेपर लेकर, स्कैन सर्टिफिकेट बना के या गलत तरीके से, तो आपकी यहाँ जो सिलेक्शन हुई है वो भी रद्द कर दी जाएगी। तो यह ध्यान रखेंगे कि आपका एक बार सिलेक्शन हो गया है तो घर में रहें, खुश रहें अपने पेरेंट्स के साथ। अब ट्राई ना करें। एक बहुत जो खुशखबरी वाली बात नहीं है वो है, जिन्होंने गलत सर्टिफिकेट लगाए थे उन पे कार्रवाई भी होगी, पर्याप्त पुलिस बल होगी, एफआईआर, सब तमाम तरह की चीज़ें हो सकती है, पहला। दूसरा, जो जेन्युइनली 60% पे थे, 80% का सर्टिफिकेट लगा दिए हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि मूल आवेदन से मिलान किया जाएगा, गलत पाए जाने पे कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है कि आपके जितने डाउट्स थे वो लगभग क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा कोई डाउट्स है तो मैं अब कमेंट्स देखना शुरू करता हूं कि क्या क्या कमेंट्स आपके आ रहे हैं, उसके कमेंट्स के हिसाब से हम बताने की कोशिश करेंगे। कौन किस कैटेगरी में जाएगा? जो कैटेगरी के लिए जो रिजर्व है उस कैटेगरी को वायलेट नहीं किया जा सकता है। जिस कैटेगरी के लिए जो है उसी कैटेगरी में वो, जैसे EWS का सीट है फीमेल का, और उसमें अगर कोई चाहे कि हम दूसरे जनरल कैटेगरी के जो बॉयज है वो चले जाए, वो नहीं होगा। कोई भी कैटेगरी में जिस कैटेगरी का जो सीट है वो उसी कैटेगरी से भरा जाएगा। तो ये नहीं आप लोग दुविधा रखिए कि उसका कैटेगरी हम लेंगे, उसका कैटेगरी लेंगे, और बाकी जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और एक सीटेट दिसंबर, जनवरी सीटेट, इन सब की समस्या है कि कब निकलेगा, हमको शामिल कर लीजिए। चूँकि अब तो शामिल करने के लिए जो भी प्रयास आप लोगों ने किया था, लेकिन अभी इस नियोजन प्रक्रिया के पूर्ण होते ही आप लोग को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। जैसा कि माननीय मंत्री जी के द्वारा बताया गया था कि हाँ 7th फेज भी इस फेज को पूरा होने के बाद शुरू किया जाएगा। सो आप लोग होप नहीं खोइए, वही जो है जल्दी शुरू किया जाएगा। चूँकि कमेंट्स हज़ारों आए हैं, इसलिए बहुत मुश्किल है कि सारे कमेंट्स को रिप्लाई किया जाए। हाँ, सर्टिफिकेट पुराने और नए की बात है। सर्टिफिकेट जो है, जो आपने आवेदन के साथ लगाए थे वो मान्य होगा, फ्रेश सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक समस्या आपकी ये भी है कि मेरा सर्टिफिकेट खो गया है जो आपने लगाया था, तो क्या करें? जैसे आवासीय लगाया, आय लगाया, EWS का लगाया, तो क्या करें? तो एक बात आप गौर से सुनिए, जो सर्टिफिकेट लगाया था और खो गया है और नया सर्टिफिकेट बनाया है, तो नया सर्टिफिकेट हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन तब जब पुराने सर्टिफिकेट के स्टेटस चेंज नहीं हुआ होगा। जैसे आप BC के हैं, इनकम टैक्स आपका जो था और नॉन क्रीमी लेयर में थे, और अभी जो सर्टिफिकेट बनाया है वो भी नॉन क्रीमी लेयर का है, आय ऊपर नीचे हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल मैंने बताया था कि आय प्रमाण पत्र बनाने की ज़रूरत है EWS के लिए, तो वो उसको हम वापस लेते हुए बता रहे हैं कि EWS के लिए आय प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत परेशान हुए थे और हो सकता है कि मेरे से भूल हुआ हो, तो मैं उसको करेक्ट करते हुए बताता हूँ EWS के लिए कोई आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है, EWS की सर्टिफिकेट ही एनफ है। तो पुराने और नए सर्टिफिकेट का मुझे लगता है प्रॉब्लम दूर हो गया कि नया सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, पुराने वाले खो गए हैं, रिसिप्ट खो गया है, कोई इशू नहीं है। आपका जो है आइडेंटिटी कार्ड जो है वो लेके जाना है, और आप मेरिट के हिसाब से जब करा जाएगा, नाम नीचे है, कोई इशू नहीं है। आप कौन से हेल्प डेस्क सेंटर को बताइएगा, नाम आपका प्रोविजनल में था, ओरिजिनल में नहीं है, फाइनल मेरिट लिस्ट में, तो भी आप जो है वो क्लेम कर सकते हैं और अपने हेल्प डेस्क सेंटर को बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे की पूरी काउंसलिंग व्यवस्था को एक वॉर रूम के द्वारा एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी मेरे द्वारा पूरे की पूरी जो लाइव स्ट्रीमिंग होगी, मैं देखता रहूँगा कहीं से भी, और ख़ुद भी अपने इस चैनल पे लाइव रहूँगा और आपके कमेंट्स देखता रहूँगा कि क्या कमेंट्स हमारे लाइव में आ रहे हैं। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होगी एट ए टाइम कॉल करके भी उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पूरी एजुकेशन विभाग और सरकार आपको बेहतर और सही ढंग से नियोजन हो,
सही ढंग से काउंसलिंग हो और मेरिट ही मेरिट आए। किसी तरह की 1% की गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि बिना सर्टिफिकेट चेक किए हुए कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा। आप सब जानते हैं, कुछ लोग मुहिम चला रहे हैं कि जैसे ही हमारा काउंसलिंग हुआ सर्टिफिकेट दे दीजिए हम लोगों को नियोजन पत्र यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर। आप समझ लीजिए वो सब फर्जी हैं, जानबूझ के वो चाहते हैं कि फर्जी से भरा है तो उसको जल्दी से जल्दी ले लेना है, उससे फंसने का चांस नहीं हो। लेकिन उसको पता नहीं है कि उससे आगे सरकार सोचती है कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं होगी और हर चीज़ को चेक करके और जो जहाँ है उनका करना है। आपको पीछे बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, कहाँ पे जाएं, कहाँ पे मेरा जो है सो नंबर आएगा, कहाँ पे नंबर मिलेगा, किस तरह से हम नियोजन इकाई को देखें कि कहाँ पे जाने पे हमारा होने की संभावना है। जहाँ आपका मेरिट लगता हो कि बिल्कुल आसपास है वहाँ पे आप प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका पहले फेज में नहीं हुआ तो हताश होने की जरूरत है। बाकी फिर से हम लोग जो है कहाँ कहाँ सीट खाली है अनाउंस करते हुए नेक्स्ट फेज आएंगे और हम लोग वो प्रक्रिया करते रहेंगे। और सीटें इतनी अधिक है कि सभी का समावेश होने के चांसेस है। यह नहीं है कि कोई रह जाएगा या कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन जितने भी मेरिटोरियस हैं सभी को जॉब दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि यह लॉट जो है काफ़ी मेरिटोरियस का है। यह लॉट पूरा का पूरा जो है बिल्कुल, मैं कहूँ तो स्टूडेंट लाइफ में मैंने देखा है इतना अच्छा लॉट कभी नहीं देखा गया। बहुत मेरिटोरियस आप सभी लोग हैं। तो अपॉर्चुनिटी मिलना और बिहार के तरक्की के लिए आप सभी शिक्षक आगे भी प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग भी खुश होंगे और तस्वीर बदलने के लिए भी ज़रूरी है। ये लॉट्स से अपेक्षाएं बहुत है और ये लॉट्स में कोई गड़बड़ी नहीं हो, मेरिटोरियस है, इसीलिए इतनी ट्रांसपेरेंसी जो है की जा रही है। आज जो आप लोगों ने देखा है बिल्कुल नोटिफिकेशन अधिसूचना के द्वारा सभी चीज़ें रखी गई है ताकि कल को कोई चैलेंज नहीं हो और ये अप्रूव कराया गया है। और इस सभी चीज़ों को जो आपके कमेंट्स आए थे उसके आधार पे इसको हमने तैयार किया। कुछ स्टूडेंट से भी कांटेक्ट करके जो व्यू है उसको भी रखा गया। लेकिन यह अंत नहीं है। अगर सपोज डेट आपको अभी भी कोई समस्या है, लगता हो कि ये पॉइंट रह गया है, ऐड करवाना है, नई चीज़ों को रखना है, स्मूथ करना है, जो सजेशंस वगैरह है या क्वेरी है वो आप मेरे इनबॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि हम देख के फिर से कुछ नया अमेंडमेंट या चेंज करने की ज़रूरत होगी तो करेंगे। लेकिन ये आप लोगों को एक आशंका थी कि पहले की तरह 11:30 से शुरू करिए, 1 घंटा में जो लोग आएंगे उनका रजिस्टर में सिग्नेचर ले लीजिए और उसके बाद उन्हीं का केवल काउंसलिंग कराइए। बट समस्या यह है कि अगर उतना का आधा घंटा में आके अगर आपका साइन करा लेंगे और उन्हीं का अगर हम काउंसलिंग कराएंगे तो हो सकता है कि जितना कैंडिडेट चाहिए उतना नहीं होगा फास्ट। दूसरा ये हो सकता है कि सीट हमें 2 ही है, हम 50 को बुला के रखेंगे तो फिर तो 49 का कुछ होना नहीं है। तो अच्छा यही है कि हम बुलाएंगे और एट ए टाइम कन्फर्म करते जाएंगे जॉब। आप टॉप पे आए हैं, कन्फर्म, आपका कन्फर्म, आपका कन्फर्म करके सर्टिफिकेट लेते जाएंगे। आपको उसके लिए पावती जो है मिल जाएगा। जब आपका कन्फर्म और सर्टिफिकेट ले लिया गया मतलब आपका हो गया। तो हो सकता है यह खुशखबरी आपको मॉर्निंग 11:30 बजे पहले ही आप टॉप पे होंगे, आप ही को मिल जाए पहले, और किसी को हो सकता है 4 बजे मिले जहाँ सीट ज़्यादा है या फिर जहाँ कैंडिडेट्स नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये पूरी ट्रांसपेरेंसी है और आपकी सहूलियत। अब हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं और आप लोग जितना हो सकता है वो कोसने का काम करते हैं, कभी भी ब्रॉड माइंड से सोचने का काम नहीं करते हैं। इस उम्मीद यह करता हूँ ब्रॉड माइंड से सोचिए और सही दिशा में सोचिए। कोई भी ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ ऐसी ऑर्डर्स या ऐसे स्पीच दिए जाएंगे जो कि रॉन्ग हो, गलत हो, सही हो। और इतनी ज़्यादा मैसेजेज, इतने ज़्यादा कॉल्स, हर सेकेंड जो है कॉल आना, मैसेज आना, हर तरह के कॉल्स, हर तरह के मैसेज, जिससे कि पूरा विभाग के सभी अधिकारी भी परेशान हो गए हैं कि इतने सारे कन्फ्यूजन है। अब उस कन्फ्यूजन को दूर करने का कोई माध्यम ही नहीं था जिसके द्वारा हम आपको बताएं कि किस माध्यम से आपके पास सामने आए। मेरे पास लगा कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही आपके सामने आए और अपनी बातें रखा है। इस सेशन का मूल उद्देश्य था आपके सारे डाउट्स को क्लियर करना, ताकि बिहार के यूथ को कोई परेशानी नहीं हो और बिहार के यूथ जो है बिहार की तरक्की में आ गया है। तो कुछ कमेंट्स और भी अगर अभी मुझे लगता है कि कुछ लेने लायक है तो उसको हम देख लेते हैं। 82 वाले को आधा जगह पे वेटेज मिला है, वो गलत है, उसको कट कर दिया जाएगा। 82 वाले को वेटेज नहीं मिलेगा 2 नंबर का। मैंने क्लियर कट आपको ऑर्डर ही निकाल दिया है। और आप लोग हमेशा कहते हैं कि रिटर्न में चाहिए, रिटर्न में पूरा आ गया है। इस पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल मिल चुका है। हाँ, किसी इकाई पे ज़्यादा भीड़ हो सकती है, किसी पे कम हो सकती है निश्चित रूप से, लेकिन उसकी पूरी व्यवस्था होगी कि नियोजन इकाई पे कम भीड़ हो। लेकिन आप जैसे सपोज डेट, ये तो बहुत अच्छा है ना कि 11:30 बजे हम पहुँचे किसी नियोजन इकाई पे, हमने देखा कि यहाँ सीट 5 है और भीड़ ज़्यादा है, तो आपके पास समय है, दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, या फ्रेंड आपके होंगे कॉल करके बता सकते हैं कि यहाँ पे कम भीड़ है, यहाँ पे आ सकते हैं। बट भाग दौड़ ज़्यादा करने की कोशिश मत करें। जिला नहीं बदल सकते हैं,
आप ब्लॉक बदल बदल के नहीं जा सकते। हाँ, जिला स्तर पे हो रही है तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, प्रखंड स्तर पे हो रहा है तो सारे नियोजन इकाई जो है वहीं पे है प्रखंड स्तर पे, यानी कि किसी एक प्रखंड पे ही आप फोकस करके उसके पंचायत में ही फोकस करिए, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रखंड बदलेंगे फिर अलग अलग प्लेस को बदलेंगे, आपका डिफिकल्टी बढ़ेगा और दिन भर परेशान होकर हताश हो जाएंगे सामने। तो किसी एक कहीं खास जगह पे फोकस करिए, कोई जिला हो, कोई ब्लॉक हो, जहाँ पे पंचायत नियोजन इकाई में ज़्यादा सीटें हो सकती है। और कई ज़िले हैं, जैसे दरभंगा में बहुत अधिक सीट है, कई ज़िलों में बहुत सीटें हैं, उसके लिए अलग से व्यवस्था हम लोग करने का प्लान कर रहे हैं, इसलिए घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये अंतिम नहीं है कि ये जो हमने डेट दिया है 5, 6, 7, 8, 12 इसमें नहीं हुआ तो फिर दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग जो है अलग अलग तरह की बात करते हैं कि इसमें नहीं होगा, फिर बाढ़ आ जाएगा, इलेक्शन आ जाएगा, अरे ना जाने क्या क्या आ जाएगा। तो ये सब जो है हमेशा भविष्य की चिंता करके वर्तमान नहीं खराब करना चाहिए। वर्तमान में सोचिए, भविष्य में आप अपने से हाइपोथेटिकल होकर सोचते हैं और सोचते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 2 साल हुआ है, आप जानते हैं स्टूडेंट का दुश्मन, केवल कोर्ट कचहरी और बाकी चीज़ें करके इतना हुआ, अब फाइनली होने जा रहा है। आशंकित नहीं होइए, 1 वीक के बाद फिर हम नेक्स्ट राउंड देंगे। और हमेशा सबको चांस लगना ही और मिलना ही है, ऐसा नहीं हो सकता है किसी का हो किसी का नहीं हो। मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो मेरिटोरियस है उन सबका हो ही जाना चाहिए। बाकी जो आपके कमेंट्स वगैरह है मेरे कमेंट्स बॉक्स में दे दीजिएगा। आप जानते हैं कि ऑफिशियली मैं बहुत अभी आजकल शिक्षक नियुक्ति को लेकर और तमाम तरह की व्यवस्था को लेकर बिजी हूँ, तो मैं जब समय मिलेगा मैं पढ़ लूँगा। जल्दी ही फिर 1-2 दिन में हम लाइव आएंगे और परसों पूरा दिन हम लाइव होंगे देखने के लिए कि कहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। आप कमेंट्स दे सकते हैं, प्रॉब्लम बता सकते हैं, तो वहाँ से हम उसको सॉल्व करेंगे। यानी कि 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 12 को हर दिन हम लाइव रहेंगे 11:30 से लेकर 4:30 बजे तक, और 4:30 बजे तक नहीं 6 बजे तक। ऑफिस का वर्क भी होता रहेगा, देखता भी रहूँगा कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कहीं कंप्लेन आ रहे हैं कंट्रोल रूम में भी आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई सीरियस डाउट्स अगर होगा, आपको लगता होगा कि इसके बावजूद आपका कोई डाउट्स रह गया या प्रॉब्लम रह गया है, तो आप सभी के पास जो है सब कुछ उपलब्ध है मेरे तक मैसेज पहुँचाने के लिए। तो आप इनबॉक्स में डाल दीजिएगा अपने मैसेज मेरे यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर, तो उसमें हम पढ़ लेंगे। और ऑफिशियल चैनल पे ही बने रहिएगा ताकि आगे आपको लाइव और बाकी चीज़ें मिलता रहे। ऐसा नहीं हो कि मेरा वीडियो काट के कोई और कुछ दिखा रहा है, कुछ दिखा रहा है। और आप लोग को दिग्भ्रमित करने के लिए 50 से 100 चैनल काफ़ी है, और आप लोग दिन भर वही सब करते रहते हैं। पढ़ाई करिए और केवल एक जगह फोकस करिए, जब अवसर अवेलेबल है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और लाइव होकर मेरा उद्देश्य रहेगा कि आपके सारे प्रॉब्लम्स को दूर करें। और ऑफिशियली मैं यहाँ पे आया हूँ, ऑफिशियली मैं अपनी बातें कर रहा हूँ, इसीलिए इसको अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक्स फ्रेंड्स, आपको जुड़ने के लिए बहुत अच्छा लगा, आपको डाउट्स क्लियर करने के लिए। और जो भी डाउट्स रह जाए मुझे ज़रूर निश्चित रूप से बताइएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।